नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज साहू कंपटीशन विंग के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। एकाग्र सीरीज के तहत हम लोग छत्तीसगढ़ में जनजातियां पढ़ रहे थे, जो कि कल्चर वाले पार्ट के तहत हम लोग ने पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, इसके पहले हमने छत्तीसगढ़ की लगभग 14 जनजातियों को पढ़ा है। ठीक है, उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसके तहत हम लोग आज 5 जनजातियों को कवर करेंगे। उसमें सबसे पहला रहेगा भतरा, परजा और धुरवा, कंवर, दोरला और अगरिया। ठीक है, इंडिविजुअली हम लोग एक एक जनजाति को काफ़ी डिटेल में देखा हुआ है, उसी प्रकार से हम लोग ये 5 और जनजातियां हैं। ठीक है, इसको भी एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आज भतरा जनजाति को। ठीक है, भतरा जनजाति बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन बना हुआ है। सबसे पहले देखते हैं जो भतरा जो जनजाति का नाम है वो कैसे पड़ा। भतरा एक्चुअल में भृत्य शब्द से मिलकर बना हुआ है। भृत्य का अर्थ होता है सेवक, और ऐसी मान्यता है कि इन लोग 14वीं शताब्दी में वारंगल के एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था अन्नमदेव। ठीक है, क्या नाम था? अन्नमदेव। ये काकतीय वंश के संस्थापक रहे हैं छत्तीसगढ़ में। ऐसी मान्यता है कि जो भतरा जनजाति है वो अन्नमदेव के साथ 14वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ में आई थी। ठीक है, और इन लोग क्या कहलाते थे? भृत्य कहलाते थे। ठीक है, और भृत्य से ही अपभ्रंशित होके भतरा जनजाति का नाम पड़ा है। ठीक है, तो ये याद रखना है हमें। और इसका जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? सेवक का काम करना। ठीक है, सेवक का काम करना इसका मुख्य व्यवसाय है। ठीक है, इसका अर्थ भी क्या होता है? भृत्य शब्द से बना हुआ है तो सेवक इसका अर्थ होता है। उत्पत्ति और नामकरण, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये बस्तर के काकतीय वंश के राजा अन्नमदेव के साथ यहाँ पे आए थे। ठीक है, और सेवक का काम करते थे। ठीक है, इसी से ही इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, ये याद रखना है। तीसरा अपन देखते हैं संकेंद्रण। इसका संकेंद्रण अगर हम लोग देखें भतरा का, तो बस्तर संभाग में सबसे अधिक संकेंद्रण है। ठीक है, और रायपुर के कुछ दक्षिणी हिस्सों में भी देखने को मिलता है। ठीक है, उपजातियों की अगर बात करें तो इसकी 3 उपजातियां काफी प्रचलित है। एक सोनभद्रा, अमनेत और पित। ठीक है, सोनभद्रा निम्न श्रेणी की मानी जाती है। निम्न श्रेणी थोड़ी पिछड़ी हुई जनजाति है, ज्यादा पिछड़ी हुई। अमनेत है, फिर पित है जो उच्च श्रेणी में थोड़े से समृद्ध जनजाति है, अगर हम लोग कंपेयर करें तो अमनेत और सोनभद्रा से। ठीक है, इसी प्रकार से अगर इसका इष्ट देव देखें हम लोग तो इनके इष्ट देव शिकार को माना जाता है। ठीक है, इसको कैसे याद करोगे? अब भतरा जनजाति है, भतरा जनजाति चपरासी लोग क्या, सेवक लोग क्या लेके घूमते हैं? लाठी लेके, बंदूक लेके घूमते रहते हैं ना, और उन लोग के पास शिकार करने का एक ऑप्शन रहता है। तो शिकार देवी ऐसा याद रख सकते हो इसमें। ठीक है, शिकार देवी या माटी देव भी बोला जाता है इनके जो इष्ट देवता रहते हैं उनको। तो शिकार देव किसके इष्ट देव हैं? तो भतरा जनजाति के इष्ट देव हैं, ये याद रखना है। इनकी बोली सबसे इंपॉर्टेंट है। भतरा जनजाति की बोली जो है इन्हीं की जनजाति के नाम पर है, भतरी बोली। ठीक है, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन अराइज होते हैं। एक तो भतरी जो है कौन से भाषा परिवार से संबंधित है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी बनता है। तो भाषा परिवार के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा मैं। 3 प्रकार के भाषा परिवार होते हैं हमारे छत्तीसगढ़ी में। ठीक है, भाषा परिवार कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला भाषा परिवार है आर्य भाषा परिवार। ठीक है, सबसे पहले भाषा परिवार का नाम क्या है? आर्य भाषा परिवार। दूसरा है मुंडा भाषा परिवार, और तीसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। ठीक है, यहां पे जो भतरी बोली है वो आती है आर्य भाषा परिवार के तहत। ठीक है, किसके तहत? आर्य भाषा परिवार के तहत आती है। ठीक है, इसी चीज को लिखा हुआ है। तो यहां पे हमें याद रखना है भतरी बोली किसके तहत आएगी? आर्य भाषा परिवार के तहत आएगी। और ये जो है भतरी जो है, यहां पे ध्यान देना है, कहां पे बोली जाने वाली है? तो बस्तर संभाग में बोली जाती है। ठीक है, बस्तर संभाग में प्रचलित है ये बोली। ठीक है, आपको ऐसा पूछा जाएगा। बोली को 2-3 तरह से पूछता है क्वेश्चन में। एक तो पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे दोरली एक बोली है जिसको 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको याद कैसे करेंगे? भतरा का संकेंद्रण आपको अगर पता है, भतरा का संकेंद्रण कहाँ पे है? बस्तर संभाग में है। ठीक है, तो वहाँ बोली जाने वाली जो बोली रहेगी
वो कहाँ बोली जाएगी, बस्तर में जब जनजाति रहती है तो बस्तर में ही बोली जाएगी। तो इसका जो है भतरी कहाँ बोली जाएगी, बस्तर संभाग में। सबसे पहले तो आपकी प्रायोरिटी बनती है कि ये निवास कहाँ करते हैं, इनका संकेंद्रण कहाँ करते हैं। उसके बाद हमें देखना है कि इनका जो भाषा परिवार, इनका जो बोली है वो किस भाषा परिवार के तहत आ रहा है और वो कहाँ बोली जाएगी। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें ऐसे ही फ्रेम होने हैं। इसके बाद इसकी मान्यता को मैं बता चुका हूँ कि 14वीं शताब्दी में अन्नम देव के साथ में ये छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक है, झाड़ फूक का कार्य जो करते हैं ये भतरा जनजाति में ही है। जो झाड़ फूक का कार्य करते हैं उनको क्या कहा जाता है, सिरहा। सिरहा जो आप गांव में देखते हैं बैगा का काम करते हैं ना, झाड़ फूक का काम करते हैं। ठीक है, वैद्य का वही है ये। ठीक है, जड़ी बूटी तंत्र मंत्र विद्या का उपयोग करके इन लोग जो वैद्य का काम करते हैं वही सिरहा कहलाते हैं। ठीक है, अधिकतर जनजातियों में सिरहा नाम आपको देखने को मिलेगा, वो जनजातियों में ही उपयोग होता है। ठीक है, बस्तर दशहरा के समय जो भतरा जनजाति के लोग हैं उन लोग धनु कांडिया बनाते हैं। धनु कांडिया क्या होता है, एक वेशभूषा होती है। ठीक है, एक प्रकार का पोशाक होता है जिसे पहनते हैं और बस्तर दशहरा में एक कार्यक्रम होता है बस्तर दशहरा में। ठीक है, बस्तर दशहरा जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं बताऊँगा। इसमें एक कार्यक्रम होता है जिसका नाम रहता है बाहर रैनी। ठीक है, बाहर रैनी। बाहर रैनी एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें रथ की चोरी की जाती है। कहाँ पे की जाती है, रथ की चोरी कर देते हैं कुम्हड़ाकोट गांव के आदिवासी लोग और वहाँ से राजा जो है उस रथ को वापस लाते हैं। ठीक है, और जब रथ को वापस लाने जाते हैं राजा, उसी समय ये धनु कांडिया का पोशाक इन लोग पहनते हैं, भतरा जनजाति के लोग। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये बस्तर दशहरे से जुड़ा हुआ है आपका धनु कांडिया। और धनु कांडिया कौन बनाते हैं, तो भतरा जनजाति के लोग बनाते हैं। ठीक है, लोकगीत देख लें इसके, तो 3 से 4 लोकगीत है जो प्रचलित है भतरा में। एक है चैत परब, ठीक है, दूसरा कोटनी, तीसरा लाठिया भाजी और चौथा है झालियाना। चैत परब नाम से ही समझ में आ रहा है, चैत्र के माह में मनाया जाता है। ठीक है, चैत परब। और ये जो है ये इसकी जो कथा शैली रहती है या फिर बोल सकते हैं विषय वस्तु जो रहती है वो हास्य व्यंग संबंधित रहती है। ठीक है, हास परिहास से संबंधित रहती है, हास परिहास से संबंधित रहती है। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ें आती है, उसको बोलते हैं मूंदी मांगना। मूंदी मांगना काफ़ी अलग टाइप का लग रहा होगा। इसमें लड़का और लड़की जो है हास परिहास करते हुए एक दूसरे का मजाक उड़ाते हुए एक गाना गाते हैं। ठीक है, चैत पर्व में। और लास्ट में जो उसकी समाप्ति है वो कार्यक्रम कहलाता है मूंदी मांगना। मूंदी मांगना में क्या करते हैं, इसमें अंगूठी पहनाते हैं। जो लड़का और लड़की जो एक दूसरे को अगर पसंद कर लेते हैं तो इसमें अंगूठी पहनाते हैं। मुंदरी जो बोलते हैं ना, उसी से याद कर लेना, मूंदी मांगना। ठीक है, मुंदरी को ही यहाँ पे मूंदी बोल दिया गया है। ठीक है, तो मूंदी मांगना में क्या है, ये समाप्ति है चैत पर्व का और ये हास परिहास के रूप में गाया जाता है। मतलब एक दूसरे का व्यंग कसते हुए, एक दूसरे के ऊपर व्यंग कसते हुए। ठीक है, तो ये चैत पर्व को याद रख लेना है। चैत पर्व कौन सी जनजाति गीत गाती है, तो भतरा जनजाति। इसके अलावा कोटनी, लाठिया भाजी और झालियाना भी प्रचलित है भतरा में। ठीक है, लोक नृत्य डंडारी प्रचलित है। डंडारी जो है होली के अवसर पर किया जाता है और यहाँ पे जो भतरा जनजाति के लोग रहते हैं एक स्तंभ गाड़ते हैं, सेमल वृक्ष का स्तंभ, इसीलिए इसको सेमल स्तंभ बोला गया। सेमल एक वृक्ष है, ठीक है, जो एक लकड़ी, इस प्रकार से कोई लकड़ी रहेगी, उसको बीच में गड्ढा करके गाड़ देंगे। ठीक है, और उसी के चारों तरफ इन लोग नृत्य करेंगे। ठीक है, सेमल स्तंभ के चारों तरफ नृत्य करते हैं डंडारी में। कब करते हैं, होली के समय करते हैं। ठीक है, इसमें याद रखना डंडारी नृत्य आपको कोरकू में भी देखने मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। भतरा जनजाति और कोरकू जनजाति दोनों जो है डंडारी नृत्य करती है। ठीक है, इसमें एक नाट प्रचलित है जिसका नाम है भतरा नाट। ठीक है, भतरा नाट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भतरा नाट को समझने का प्रयास करते हैं। भतरा नाट देखो, इसको बस्तर के आदिवासियों का थिएटर भी बोला जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, बस्तर के आदिवासियों का थिएटर। बस्तर के आदिवासियों का थिएटर भी बोला जाता है, आदिवासियों का थिएटर।
अगर ऐसा पूछा जाता है बस्तर में आदिवासियों का थिएटर किसे कहा जाता है, तो भतरा नाट को कहा जाता है। और भतरा नाट एक प्रकार का, जैसे हम लोग जनरल में देखते हैं ना नाचा, ठीक है, एक मंच होता है, मंच सजा होता है, उसी के बीच में कुछ 20-25 कलाकार होते हैं, वो नाचा दिखाते हैं, एक प्रस्तुति देते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये भी एक टाइप का नाचा जैसा ही रहता है, ठीक है, जिसको लोक नाट्य कहा जाता है, लोक नाट्य, ठीक है। और कहाँ प्रचलित है ये? बस्तर में प्रचलित है, ठीक है, बस्तर में प्रचलित है। कौन सी जनजाति करती है? तो भतरा नाट में भतरा जनजाति करेगी, नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये उड़िया नाट से प्रभावित है, उड़िया नाट से प्रभावित है। बस्तर जिले को यदि देखोगे तो बस्तर जिला जो है उड़ीसा से काफ़ी लगा हुआ जिला है। तो उड़ीसा की जो संस्कृति है वो बस्तर के क्षेत्रों में भी कुछ देखने को मिलती है। उसी का एक उदाहरण है भतरा नाट। उड़िया नाट जो है, भतरा नाट जो है उड़िया नाट से काफ़ी प्रेरित है, ठीक है। और इसमें याद रखना है, इसमें जो पुरुष कलाकार होते हैं उसको नाट कुरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाट कुरिया, ठीक है। 25 से 40 सदस्य हो सकते हैं इसमें। कितने सदस्य हो सकते हैं? 25 से 40 सदस्य हो सकते हैं इसमें पुरुष। और इसमें ध्यान याद रखना है, केवल पुरुष कलाकार भाग लेते हैं, केवल पुरुष कलाकार भाग लेते हैं, ठीक है, केवल पुरुष कलाकार भाग लेते हैं और भाग लेते हैं, ठीक है। और इसमें जो पुरुष कलाकारों में भी जो प्रमुख रहता है, ठीक है, प्रमुख, ठीक है, उसको नाट गुरु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाट गुरु। नाट कुरिया किसको कहा जा रहा है? जो पुरुष कलाकार हैं उसको, और जो उसके प्रमुख हैं, नाट कुरिया के जो प्रमुख हैं उसको कहा जाता है नाट गुरु। तो इसको याद रखना है। 25 से 40 कलाकार इसमें भाग लेते हैं। एक मंच बनाया जाता है, काफ़ी सजाया जाता है, ठीक है, उसमें इन लोग अपनी प्रस्तुति देते हैं। और इसकी जो कथा वस्तु रहती है, ठीक है, ये सभी चीज़ नोट करके रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कथा वस्तु जो है पौराणिक होती है, पौराणिक होती है एवं युद्ध से संबंधित होती है, ठीक है, पौराणिक एवं युद्ध से संबंधित। जैसे कि उदाहरण बता रहा हूं इसमें, कंसवध, कंसवध, ठीक है, कीचक वध, रुक्मिणी हरण, रुक्मिणी हरण। इस प्रकार से इन लोग इनकी कथाओं पे इन लोग प्रस्तुति देते हैं। कंसवध, कीचक वध, रुक्मिणी हरण इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। तो ये आप लोग को याद रखना है। भतरा नाट में क्या क्या याद रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको आदिवासी थिएटर कहा जाता है बस्तर का। इसमें पुरुष कलाकार 25 से 40 पुरुष कलाकार भाग लेते हैं, जिसको नाट कुरिया कहा जाता है, और इसके प्रमुख को नाट गुरु कहा जाता है। उड़िया नाट से ये प्रेरित होते हैं, ठीक है, और बस्तर में प्रचलित है। इसकी कथा वस्तु पौराणिक होती है और युद्ध से संबंधित रहती है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमें याद रखना है। लास्ट पॉइंट है भतरा जनजाति में, इसके जो कमरा मतलब जो रूम बनाए जाते हैं घर में, ठीक है, घर में ही निवास करेंगे लोग, तो घरों में रूम जो बनता है ना, उस रूम को क्या बोला जाता है? बाकरा, ठीक है, बाकरा, ठीक है, याद रख लेना। भतरा जनजाति में घरों का जो कमरा होता है उसे बाकरा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग परजा जनजाति। परजा जनजाति, इसको आप संधि विच्छेद करोगे तो प्र और जा, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। संस्कृत का एक शब्द है, संस्कृत का एक शब्द है, जो प्रजा है ना, वही अपभ्रंशित होकर परजा बन गया है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति यहीं से मानी जाती है, संस्कृत के प्रजा शब्द से। यह जो है गोंड की एक उपजाति है, ठीक है, ये याद रखना है हमें, गोंड की उपजाति, गोंड जनजाति का एक उपसमूह है। सबसे ज़्यादा उपजातियां या उपसमूह किस जनजाति की है? तो गोंड जनजाति की ही है। एक 40 प्रकार के उपसमूह है इसके अंतर्गत, ठीक है। अगर पेपर में पूछा जाता है किस जनजाति का सर्वाधिक उपसमूह है, तो गोंड है। एक 40 प्रकार के उपसमूह उसके अंतर्गत आते हैं। इन लोग अपनी उत्पत्ति जो है सूर्य से मानते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है। परजा, इसका मैं बता चुका हूँ कि ये संस्कृत के प्रजा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। जनजाति ग्राम के प्रमुख लोगों से बना ये समूह होता है, ठीक है। परजा, परजा मतलब लोगों का समूह, ठीक है। तो कैसे लोगों का समूह? इन लोग आदिवासी हैं, तो आदिवासियों का एक समूह, वही क्या होता है? परजा होते हैं उन्हीं लोग।
संकेंद्रण की अगर बात करूं मैं तो संकेंद्रण इनका बस्तर संभाग में है और बस्तर संभाग में कुछ जिलों में इनका संकेंद्रण अधिक है। उसमें बस्तर, कोंडागांव, सुकमा और दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा और दंतेवाड़ा, ठीक, ये 4 जिलों में संकेंद्रण अधिक है। इनकी बोली जो है परजी होती है। यहाँ पे ध्यान रखना है, परजी जो है द्रविड़ भाषा परिवार की बोली है, द्रविड़ भाषा परिवार की बोली है, द्रविड़ भाषा परिवार, ठीक है। द्रविड़ भाषा परिवार की खास बात यह है कि दक्षिण छत्तीसगढ़ में जितनी बोलियां पाई जाती हैं वो ज़्यादातर द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित होती हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद है, एक अपवाद है इसमें। वो अपवाद क्या है? एक बोली ऐसी है जो उत्तरी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, ठीक है, उसका नाम है कुड़ुक, ठीक है, जो उरांव जनजाति द्वारा बोली जाती है। ये एक एक्सेप्शन है जो द्रविड़ भाषा परिवार के तहत आती है और जो उत्तरी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है और सबसे अधिक इसी को पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। मुंडा भाषा परिवार में जो बीच वाला हिस्सा है छत्तीसगढ़ का, वहाँ की जो बोलियां है वो मुंडा भाषा परिवार, माफ करना, वहाँ पे आपको उत्तरी छत्तीसगढ़ वाले बोली देखने को मिलेगी जनरली, ठीक है। और एक मिलेगी आर्य भाषा परिवार में, तो आर्य भाषा परिवार में आपको दक्षिणी वाले भी, उत्तर वाले भी और मध्य वाले भी, तीनों वहाँ पे देखने को मिलेंगे आर्य भाषा परिवार में। लेकिन द्रविड़ एक ऐसा भाषा परिवार है जहाँ पे ज़्यादातर आपको बोली दक्षिणी छत्तीसगढ़ की बोलियां आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये अपवाद है कुड़ुक, जो उत्तरी छत्तीसगढ़ में है, लेकिन जो कौन से भाषा परिवार में आती है? द्रविड़ भाषा परिवार में आती है, ठीक है। और द्रविड़ भाषा परिवार में परजी भी आएगी। परजा का एक चीज और याद रखना, परजा जो जनजाति है इनको बस्तर में इनको धुरवा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो परजा और धुरवा दोनों एक ही है, ठीक है। परजा और धुरवा दोनों क्या है? एक ही है। बस फर्क ये है कि बस्तर संभाग में परजा को ही धुरवा बोल दिया जाता है। इनका पेशा अगर देखें परजा का, तो इन लोग हस्तशिल्प का कार्य करते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त बांस से बनी चटाई और टोकरी ये भी बनाते हैं इन लोग, ठीक है, बांस शिल्प का कार्य भी करते हैं। इनके प्रमुख देवी दंतेश्वरी माता है, ठीक है। इसके पहले हमने भतरा पढ़ा था, तो भतरा में क्या था? शिकार देवी। इनका कौन है? दंतेश्वरी माता। ग्राम के मुखिया को मडूली कहा जाता है इसमें, ठीक है। परजा जनजाति में एक संगठन होता है, ठीक है, ग्राम पंचायत नामक एक संगठन होती है, उसी में ही ग्राम का मुखिया जो है मडूली, ग्राम पंचायत नहीं बोलना चाहिए, ग्राम समूह जैसा बोलना चाहिए, वहां पे एक मुखिया होते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? मडूली कहा जाता है। उसके पुजारी को सिरहा कहा जाता है, जैसे हमने पहले भी देखा, भतरा में भी देखा, वहां पे भी सिरहा इनाम मिलता है। ये 3 चीजें आप लोगों को याद रखनी है। ग्राम जो वैद्य है, ठीक है, इनको कहा जाता है दिसारी या गुरमेन, ठीक है। दिसारी या गुरमेन क्या कहा जाता है? जो ग्राम के वैद्य रहते हैं उसको। धार्मिक कार्य करने वाले को जानी कहा जाता है और शुद्धिकरण का कार्य जो करते हैं उसको भटनायक कहा जाता है। भटनायक क्या है? शुद्धिकरण कर रहा है। जानी कौन है? जो धार्मिक कार्य करता है, ठीक है, जानी धार्मिक कार्य करता है। गुरमेन और दिसारी क्या है? ग्राम के वैद्य हैं। और भटनायक कौन है? जो शुद्धिकरण का काम करते हैं, ठीक है। परब नृत्य, इसमें एक नृत्य प्रचलित है परजा जनजाति में जो है परब नृत्य, और यह एक जो है सैन्य नृत्य है, ठीक है। इसको कई बार पेपर में पूछा गया है, परब नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? तो सैन्य नृत्य है। सैन्य से 2 चीजें आपको क्वेश्चन में आएगा, एक सैन्य नृत्य आएगा और एक सैन्य कार्य आएगा। तो याद रखना, सैन्य नृत्य परब नृत्य को कहा जाता है और ये कौन सी जनजाति करती है? परजा जनजाति करती है। और सैन्य का काम कौन करते हैं? ठीक है, ये व्यवसाय होता है, ये क्या है? एक व्यवसाय है सैन्य कार्य, जो किसका है? कंवर का है। तो ये दोनों चीजें आप लोग को याद रखनी है, यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है बाद में। सैन्य नृत्य की अगर बात करें तो यह जो लोक नृत्य है वो परब नृत्य के नाम से जाना जाता है और ये परजा जनजाति द्वारा की जाती है। सैन्य कार्य की अगर मैं बात करूं तो यह एक व्यवसाय है जो कौन करता है? कंवर जनजाति के लोग करते हैं। त्योहार, इसमें फेमस 3 त्योहार है, आमाखाई, धनकुल और चैत्रई, ठीक है। आमाखाई, धनकुल और चैत्रई, ये भी चैत्र माह में किया जाता है। किसके द्वारा? परजा द्वारा किया जाता है, ठीक है। आमाखाई और धनकुल
धनकुल जो है आपको परजा में भी देखने को मिलेगा और हलबा में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये दोनों जो है ये त्यौहार धनकुल पर्व जो है परजा में भी देखने को मिलेगा और हलबा में भी देखने को मिलेगा। जनरली ये वाला त्यौहार जो है आमाखाई का त्यौहार भादो माह में मनाया जाता है। ठीक है, धनकुल का त्यौहार भी भादो माह में ही मनाया जाता है। आमाखाई भादो में नहीं मनाया जाता, उसको बाद में मनाते हैं। ठीक है, धनकुल को याद रख लेना, ये भादो माह में मनाया जाता है। आमाखाई को भादो मत करना, यहाँ पे धनकुल है जो भादो माह में मनाया जाता है। और धनकुल के बारे में एक विशेषता ये रहती कि यहाँ पे ये वाद्य यंत्र भी है धनकुल। ठीक है, जिसमें घड़ा, धनुष, शूपा इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? धनकुल में तीन चीजों का प्रयोग किया जाता है, घड़ा, धनुष और सूपा मतलब। ठीक है, और बांस की खपच्ची ये जो है इनका प्रयोग किया जाता है। धनकुल जब पर्व मनाते हैं एक वाद्य यंत्र के रूप में, तो वहां पे ये सब प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसको किस में रखा जाता है? तो इसको तत्वाद्य के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और कौन सा जनजाति जो इस धनकुल पर्व मनाता है? तो परजा और हलबा। ठीक है, परजा या दुर्वा बोल सकते हैं या फिर हलबा बोल सकते हैं। युवागृह जो परजा है उसके युवागृह को धांगा बक्सर कहा जाता है। अब युवागृह क्या होता है इसके पहले मैं बता चुका हूं कई बार। ठीक है, युवागृह एक सामाजिक, राजनीतिक और एक शैक्षणिक संस्था होती है जहाँ पे आदिवासी युवक और युवतियों को, ठीक है, वहाँ पे सामाजिकता की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं युवागृह। जैसे कि हमने मुरिया जनजाति में पढ़ा था घोटुल, उरांव जनजाति में पढ़ा था घुमकरिया। ठीक है, उसी प्रकार से धांगा बक्सर होता है परजा जनजाति में। बिरहोर जनजाति में हम लोग गीतियोना पढ़ा था। ठीक है, और भी है, यहाँ पे याद रखना है परजा में आपको क्या याद रखना है? धांगा बक्सर याद रखना है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कंवर जनजाति। कंवर जनजाति के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इन लोग अपनी उत्पत्ति कौरव वंश से मानते हैं। महाभारत में दो वंश काफ़ी प्रचलित थे, पांडव वंश और कुरु वंश। ठीक है, पांडव और कौरव दोनों के बीच में महाभारत की लड़ाई भी होती है। तो इसी में से, इन्हीं कौरव में से ये इन लोग अपनी उत्पत्ति मानते हैं। ठीक है, कौरव वंश से अपनी उत्पत्ति मानते हैं, इसी कारण इसका नाम भी कंवर रखा गया है। इनका अगर संकेंद्रण देखें तो 4 जिले हैं जहाँ पे संकेंद्रण अधिक है, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा और एक जिला है आपका रायपुर। तो बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा, यहाँ पे आपको चेरवा कंवर, इनकी 3 उपशाखाएं हैं, चेरवा कंवर, राठिया कंवर और तंवर कंवर। तो चेरवा जो कंवर है वो बिलासपुर में, रायगढ़ में और सरगुजा में। ठीक है, यहाँ पे इनका संकेंद्रण देखने को मिलेगा। राठिया कंवर की अगर मैं बात करूँ तो रायगढ़ और सरगुजा 2 जिले में इनका संकेंद्रण मिलेगा, और तंवर कंवर का संकेंद्रण आपको देखने मिलेगा बिलासपुर जिले में। ठीक है, समझ में आ गया? 3 शाखाएं हैं इसकी। सबसे पहले आप लोग को याद रखना है चेरवा कंवर, दूसरा याद रखना है राठिया और तीसरा याद रखना है तंवर। चेरवा आपका 3 जिलों में मिल रहा है, बिलासपुर, फिर उसके आगे जाएंगे आप लोग रायगढ़ और सरगुजा, और बिलासपुर को छोड़ देंगे रायगढ़ और सरगुजा, यहाँ पे क्या मिलेगा? राठिया कंवर मिलेगा। और केवल बिलासपुर में क्या पाया जा रहा है? तो तंवर कंवर पाए जा रहे हैं। ठीक है, 3 उपशाखाएं हैं इसकी, याद रख लेना है। गहिरा गुरु जो एक बहुत ही महान संत रहे हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है, जिनके नाम पे गहिरा गुरु आश्रम भी है। गहिरा गुरु का आश्रम कहाँ पे है? आपको जसपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है, और गहिरा गुरु से रिलेटेड पिछले बार प्रीलिम्स में 2 से 1 क्वेश्चन आया था। ठीक है, इनका वास्तविक नाम पूछा था, तो वास्तविक नाम इनका रामेश्वर दास है। ठीक है, और इनकी माता का नाम, इनके पिता का नाम भी दिया हुआ था, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। संत गहिरा गुरु जो है कौन सी जनजाति के थे, ऐसा अगर पूछा जाता है तो कंवर जनजाति के थे। ठीक है, कंवर समुदाय के थे। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंवर का अगर हम लोग प्रमुख देवी देवता की बात करें तो कंवर में जो इष्ट देव रहते हैं उनको बोला जाता है सगराखंड। ठीक है, सगराखंड एक देवता है जिनकी इन लोग पूजा करते हैं। सगराखंड कंवर जनजाति के इष्ट देव हैं। भतरा में क्या पढ़ा था हमने? भतरा में शिकार पढ़ा था। ठीक है, और उसके बाद हमने परजा पढ़ा था, तो परजा में हमने क्या पढ़ा था? दंतेश्वरी पढ़ा था। यहाँ पे कंवर पे आप लोग को याद रखना है, कंवर में याद रखना है सगराखंड। ठीक है, देखो यहीं कहीं पे झगराखंड भी देखने को मिलेगा। तो कैसे याद करोगे? कौरव और पांडु महाभारत को किस लिए याद रखा जाता है? दोनों की लड़ाई के लिए। छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? झगड़ा। ठीक है, तो वो कौरव शब्द से ही कंवर बना है, और कौरव और पांडु का ही झगड़ा हुआ था, तो यहाँ से आप लोग याद रख सकते हो झगराखंड या सगराखंड। कौन सी जनजाति के इष्ट देव हैं? तो कंवर के इष्ट देव हैं। आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है?
तो आजीविका में अगर देखें हम लोग कंवर, तो इन लोग सैन्य कार्य करते हैं और साथ में कृषि कार्य भी करते हैं। इसके पहले मैं बताया हूँ सैन्य नृत्य और सैन्य कार्य, दो क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। सैन्य नृत्य प्रजा करती है जिसका नाम है परब नृत्य, और सैन्य कार्य एक व्यवसाय है जो किसका है, कंवर का है। ठीक है, एक नृत्य है जो काफी प्रचलित है कंवर में जिसका नाम है बार नृत्य। ठीक है, बार नृत्य जो मनोरंजन के समय किया जाता है, मनोरंजन के लिए। ठीक है, बार नृत्य, बार किस लिए बनाए जाते हैं, मनोरंजन के लिए बनाए जाते हैं ना, तो ऐसे याद रख सकते हो, इसका वैसे रिलेशन नहीं है, बस याद करने के लिए बता रहा हूँ। कंवर जनजाति में एक नृत्य है जिसका नाम है बार, और वो कब किया जाता है, मनोरंजन के लिए किया जाता है। इनमें एक टोटम समूह होती है। टोटम एक प्रकार का गोत्र जैसा ही रहता है या एक निषेध जैसा रहता है। ठीक है, तो टोटम, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल अभी याद रख लेना। जो टोटम समूह है वो क्या है, कंवर का गोटी कहा जाता है उसको, टोटम समूह को। ठीक है, गोदना, गोदना में भी इसको मैं बता चुका हूँ, इसके पहले गोदना डिस्कस किया था। ठीक है, तो गोदना में इसको याद रखना है, कंवर जनजाति की जो महिलाएं रहती है अपनी छाती में भगवान श्री कृष्ण का गोदना गुदवाती हैं। किसका, भगवान श्री कृष्ण का गोदना गुदवाती है। कंवर कैसे याद रखोगे, कंवर के अगेंस्ट कौन है, कौरव और पांडु। ठीक है, कंवर अगर हम लोग देखें कौरव और पांडु के बीच में लड़ाई होती है तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों का साथ देते हैं। तो संबंधित भी अगर देखें हम लोग भगवान श्री कृष्ण से संबंधित रहे हैं, जो कौरव वंश रहा है वो। ठीक है, तो वहीं पे याद रख लेना, इन लोग श्री कृष्ण की ही आकृति बनाएंगे, कंवर जनजाति के लोग अपनी छाती पे जो महिलाएं रहती हैं वो। बोली बोलते हैं इन लोग एक जिसका नाम है सदरी। कंवर लोग एक बोली बोलते हैं, जैसे भत्रा में पढ़ा था हमने भत्री बोली। ठीक है, उसके अलावा परजा में पढ़ा था परजी बोली। इसी प्रकार से इन लोग बोलते हैं कंवर लोग सदरी बोली। ठीक है, जो आर्य भाषा परिवार में आता है। तीन भाषा परिवार मैंने बताया था, आर्य भाषा परिवार, मुंडा भाषा परिवार और एक द्रविड़ भाषा परिवार। तो द्रविड़ भाषा परिवार के तहत हमने क्या क्या देखा था, परजी भी देखा था और भत्री भी देखा था, दोनों देखा था। ठीक है, और आपका ये आ जाएगा, नहीं माफ करना, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत हमने परजी देखा था और इसके अलावा भत्री देखा था। और आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आ जाएगा सदरी। ठीक है, कौन बोल रहे हैं, कंवर। और कहाँ पे बोला जाएगा, तो ये सरगुजा संभाग में बोली जाती है, इसको ध्यान रखना है, सरगुजा संभाग में, उत्तरी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। ठीक है, आर्य भाषा परिवार से संबंधित है ये सदरी, इसलिए इसको याद रखा जा सकता है क्योंकि कंवर का अगर हम लोग संकेंद्रण देखेंगे तो इनका संकेंद्रण आपको दिखने मिलेगा ऊपर में ही मिलेगा, रायपुर, रायगढ़, सरगुजा संभाग में देखने मिलेगा और कुछ कुछ बिलासपुर संभाग में भी देखने मिलेगा। तो इसको अगर पूछा जाता है तो कहाँ पे बोली जाती है, तो सरगुजा संभाग में अधिक प्रचलित है। ठीक है, सदरी बोली, इसको याद रख लेना। इसके बाद देखते हैं जो धान की कोठी होती है, किसमें क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अभी कंवर जनजाति। ठीक है, कंवर जनजाति में जो घर बनाया जाता है, घर में एक रसोई होगा। ठीक है, तो रसोई के समीप ही इन लोग एक धान की कोठी बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, धान की कोठी बनाते हैं, जिसको बोला जाता है खोड़िया। ठीक है, खोड़िया क्या है, धान की कोठी है। ठीक है, और ये कहाँ बनाया जा रहा है, रसोई घर के समीप बनाया जाता है। किस जनजाति में, कंवर जनजाति में बनाया जाता है। सामाजिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो सामाजिक जीवन में इनकी उपजातियों को देखें तो इनकी उपजातियां जैसे 3 शाखाएं थी, तंवर था, राठिया था और चेरवा था। ठीक है, यही जो है इनकी उपजातियां भी है, तंवर, राठिया, चेरवा, इसके अलावा पैकरा, कमलवंशी और दूध कंवर। ठीक है, लेकिन इसमें कंवर, राठिया और चेरवा तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी तंवर और छत्री, ये क्षत्रिय से बना हुआ है और इन्हीं लोग ही जमींदार हुआ करते थे। ठीक है, कंवर जनजाति में जो जमींदारी जो वर्ग है, ठीक है, वो कौन से समूह के लोग होते थे, तंवर या फिर क्षत्रिय लोग होते थे। ठीक है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है रतनपुर क्षेत्र में। रतनपुर क्षेत्र में 7 जमींदारियां ऐसी थी जहां पे जिसके प्रमुख जो थे वो तंवर या फिर बोल सकते हैं कंवर जनजाति के थे उसके प्रमुख। उसमें कोरबा, छुरी, चांदा, लाफा, उपरोड़ा, मातिन और पेंड्रा, ये 7 जो जमींदारियां है जहां पे आपको कंवर जनजाति के प्रमुख देखने को मिलेंगे। तंवर जनजाति में विधवा विवाह वर्जित था, याद रख लेना। ज्यादातर जनजातियों में विधवा विवाह होता है और विधवा विवाह भी उसको भी क्या कहा जाता है, अर उतो। ठीक है, जनजाति में जो विधवा विवाह होता है उसको बोला जाता है अर उतो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे याद रखना जो तंवर
जो जनजाति है, तंवर उपजाति है कंवर की, वहाँ पे विधवा विवाह वर्जित है। पंचायत स्तर की अगर मैं बात करूं तो 3 पंचायत स्तर थे, सदगड़िया पंचायत, चक पंचायत और जाति पंचायत। सदगड़िया पंचायत सबसे ऊपर का पंचायत था, सर्वोच्च स्तर का पंचायत था, ठीक है। उसके नीचे चक पंचायत आते थे जिसके तहत 8 से 10 गांव आते थे, ठीक है। और सबसे छोटा होता था जाति पंचायत, जिसका प्रमुख जो है गौटिया होता था। पाइका विद्रोह, एक विद्रोह हुआ है उड़ीसा में, पाइका विद्रोह। तो पाइक भी जो है कंवर जनजाति से संबंधित है, इसको याद रखना। पाइक एक जनजाति है जो उड़ीसा में है इनका संकेंद्रण, ठीक है। और ये किससे संबंधित है? तो कंवर जनजाति से संबंधित है। पाइका एक विद्रोह हुआ था 1817 में, ठीक है। 1817 में एक विद्रोह हुआ था जिसके नेतृत्व किए थे बख्शी जगबंधु जी, ठीक है। किसके खिलाफ था? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके अगेंस्ट में इन्होंने युद्ध किया था, ठीक है, बख्शी जगबंधु में। और इसको 2019 के आसपास इनको प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन घोषित भी किया गया था, ठीक है। जो एनसीईआरटी रहती है उनके बुक में इसको शामिल करने की बात कही गई थी, ठीक है। बख्शी जगबंधु, इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित करने की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी भी आपको याद रखना है 1857 की क्रांति हमारा प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन है, ठीक है। 1817 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बख्शू जगबंधी के नेतृत्व में उड़ीसा में इन लोग विद्रोह किए थे, ठीक है, जिसको पाइका विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और पाइका जाति भगवान जगन्नाथ को उड़िया एकता का प्रतीक मानते थे इन लोग, ठीक है। इसमें नेक्स्ट है दोरला जनजाति। दोरला जनजाति भी गोंडों की उपजाति है, जैसे कि हमने परजा को पढ़ा था उसी प्रकार से दोरला भी एक जनजाति है जो गोंडों की उपजाति है। इसमें जो दोरला होता है, दोरला जो शब्द है उसका जो मूल अर्थ है उसका होता है अर्थ मालिक या प्रभु, ठीक है। इसका मूल अर्थ क्या होता है? मालिक या प्रभु। यह जो है तेलुगु भाषा का एक शब्द है दोरला। इसके अगर संकेंद्रण की बात करूं मैं तो दक्षिण बस्तर, ठीक है, बस्तर के निचले हिस्से में आपको देखने को मिलेगा, सुकमा में और थोड़ा सा उसके ऊपर बीजापुर में इसका संकेंद्रण अधिक है। और गोदावरी जो क्षेत्र है, गोदावरी नदी, उसके दक्षिण में भी ये दोरला जो जनजाति है वो पाई जाती है। और इनकी एक बोली होती है जिसका नाम है दोरली, वो तेलुगु से काफी प्रभावित है, ठीक है। अगर ऐसा पूछा जाता है कि कौन सी बोली तेलुगु से ज्यादा प्रभावित है तो दोरली एक बोली है, ठीक है। क्यों तेलुगु से ज्यादा प्रभावित है? क्योंकि इसका संकेंद्रण अगर देखें तो तेलंगाना और आंध्रा, इन दोनों जगहों से काफी, इन दोनों के साथ इन लोग सीमा साझा करते हैं, बीजापुर और सुकमा जो है, ठीक है। तो उनके कारण वहां पे इसका कल्चर जो है देखने को मिलता है, उसकी बोलियों में भी उनका प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। और ये दोरली बोली जो है कौन से भाषा परिवार की है? द्रविड़ भाषा परिवार की। मैंने आपको पहले भी बताया था, दक्षिणी भाग में, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में जितनी भी जनजातियां हैं वो बोलियां आपको द्रविड़ भाषा परिवार में ही देखने को मिलेगी। केवल वो एक ही ऐसी भाषा है या बोली है कुड़ुक जो उत्तरी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, लेकिन द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। वो केवल एक ही अपवाद है। तो दोरली याद रख लेना, सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आया है। और किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो अगर इंडिविजुअल जिले का नाम देता है तो सुकमा हमें लेना है, ठीक है, या फिर जो है इसमें याद रख लेना बस्तर संभाग में बोली जाती है। लेकिन सुकमा आपको अगर जिले के हिसाब से देगा तो सुकमा जिला आपको प्रेफर करना है, ठीक है, क्योंकि वहीं पे उनका संकेंद्रण अधिक है, इसीलिए वहीं पे ये बोली ज्यादा बोली जाती है। कौन से भाषा का इसमें प्रभाव देखने को मिलता है? तो अभी बताया मैंने, तेलंगाना और आंध्रा की सीमा में लगे होने के कारण तेलुगु भाषा का प्रभाव यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा। मृत्यु संस्कार होता है दोरला में। हम लोग जनरली क्या देखते हैं, 10 दिनों का एक मृत्यु संस्कार होता है, लेकिन इसमें दोरला जनजाति में 11वें दिन भी एक संस्कार के रूप में मनाया जाता है जिसका नाम है दिनाल क्रिया, ठीक है। क्या है? दिनाल क्रिया। किसको बोला जाता है? 11वें दिन जो संस्कार के रूप में मनाते हैं, मृत्यु संस्कार है ये 11वां दिन, उसको दिनाल क्रिया कहा जाता है दोरला जनजाति में। इन लोग भीमा देव का विवाह करवाते हैं, ठीक है। दोरला जनजाति के लोग 3 साल में एक बार भीमा देव का विवाह करवाने की एक परंपरा है दोरला जनजाति में, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेंढकों का एक त्योहार होता है। इन लोग वर्षा जब नहीं हो रही होती है या अच्छी वर्षा की मांग के लिए प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना के रूप में क्या करते हैं, मेंढकों का आपस में विवाह करवाते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम में आ चुका है, कौन सी जनजाति जो है कप्पल पंडुम नामक
कप्पल पेंडुम नामक पर्व मनाती है। और कप्पल पेंडुम किससे संबंधित है? मेढकों के विवाह से संबंधित है। कौन सी जनजाति कर रही है? तो दोरला जनजाति कर रही है। यहाँ पे याद रख लेना कप्पल, ये अंग्रेजी में जो बोलते हैं ना हम लोग कप्पल, ठीक है, उसी से बना हुआ है कप्पल, कप्पल पेंडुम, ठीक है। मेढकों का इसमें विवाह होता है और ये किसके लिए किया जाता है? अच्छी वर्षा की कामना के लिए किया जाता है। इसमें जो पर्व होता है, पर्व के अवसर पर जो लोक नृत्य करते हैं इन लोग, उसको बोला जाता है पंडुम, और विवाह के अवसर पर जो करते हैं जो लोक नृत्य, उसको बोला जाता है पेंडुल। कौन सी जनजातियां करती है? पंडुल नृत्य और पेंडुल नृत्य और पंडुम नृत्य तो दोरला जनजाति करती है। बस याद रख लेना, पंडुम जो नृत्य है वो पर्व के अवसर पर किया जाता है, अर्थात जब कोई त्योहार मनाते हैं उन लोग तो पंडुम नृत्य करते हैं, और पेंडुल जो नृत्य है वो जब इन लोग कोई विवाह कर रहे होते हैं, ठीक है, तब ये लोग नृत्य करते हैं। इनमें जो सगाई का रस्म होती है इसको कलतोष नाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलतोष नाद, ये याद रख लेना। रसोई को ओजल कहा जाता है, ठीक है, ओजल। जैसे कि भुंजिया में देखा होगा आपने, इसको कई बार पेपर में पूछा है, भुंजिया में जो रसोई घर होते हैं उसको लाल बंगला कहा जाता है, लाल बंगला कहा जाता है, ठीक है, रसोई घर को। उसी प्रकार से दोरला में जो रसोई घर होता है उसको ओजल कहा जाता है, ठीक है, ओजल। पानी वानी कहाँ रखते हैं हम लोग? वहीं रखते हैं ना, रसोई घर में ही। तो ऐसा याद रख लेना, ओजल, जल कहाँ पे रखा गया है? रसोई घर में रखते हैं। तो क्या है ये? रसोई घर ही है। कौन से जनजाति का रसोई घर है? तो दोरला जनजाति का। धार्मिक पुजारी को पेरुम कहते हैं इन लोग, ठीक है। इसके पहले हम लोग ज्यादातर क्या पढ़ते थे? सिरहा पढ़ते थे, ठीक है। जो धार्मिक कार्य करते थे उनको सिरहा कहा ही जाता था, लेकिन यहाँ पे दोरला में उसको पेरुम कहा गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा आज का जो लास्ट है, अंतिम जो जनजाति है, अगरिया, ठीक है। अगरिया का अगर हम लोग स्टोरी देखें, इनके नामकरण की अगर कहानी देखें, तो दो भाई हुआ करते थे। ये भी गोंडों की एक उपशाखा है, ठीक है। दो गोंड भाई हुआ करते थे, उन लोग का आपस में झगड़ा हो जाता है। एक भाई जो है उससे नाराज होकर, अपने भाई से नाराज होकर वन की ओर चला जाता है। वन की ओर जाएगा तो खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढेगा, वो कुछ ना कुछ बनाने के प्रयास करेगा। तो क्या करता है? पत्थरों को रगड़ के आग जलाता है, और आग जलाने के बाद वहाँ पे वो जो भी है अपना खाने वाने का काम करता है, भोजन वोजन पकाने का काम करता है। और खाना वाना खा के बाद आग को बुझाने के लिए आपस में पड़े हुए कुछ टुकड़े रहते हैं जिसको वो पत्थर समझता है, उसको उस आग में डाल देता है उस बुझाने के लिए, ठीक है। क्या करता है वो? जो आसपास में छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं जिसको वो पत्थर समझता है, उसको आग में डाल देता है। लेकिन वो पत्थर नहीं रहता, बाद में देखता है वो पिघल कर एक आकार बना लेता है, ठीक है। और उसी का फिर वो उसी को उपयोग करता है औजार बनाने के लिए और भी कुछ दूसरी चीजें बनाने के लिए, जैसे बाद में वो लोग बर्तन वर्तन बनाना भी सीख गए, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है जो आगे चलकर उनकी जीविकापार्जन भी बना, ठीक है। लोहा गलाने की इन लोग वहाँ पे जो लोहा गलाने का जो एक कला है वो सीख गए, ठीक है। अब उस समय तो उसको उस व्यक्ति को पता नहीं था कि ऐसे लोहा गलता है, या फिर ये ऐसे लोहा होता है जो गलता है और उसको एक शेप, एक आकृति मिलती है, ठीक है। जब वो पत्थर के टुकड़े समझ रहा था, उसको डाल रहा था, तो उसको एक शेप मिला, लोहा पिघलकर एक आकृति के रूप में बन गया, ठीक है। तो वो आकृति को सबसे पहले शिकार करने के लिए यूज करा, ठीक है। फिर धीरे धीरे दूसरे चीजें भी, दूसरे उपकरण भी, दूसरे पात्र भी बनाना वो सीख गया, ठीक है। तो वो क्या हो गया? धीरे धीरे उसके जीविकापार्जन के लिए एक माध्यम बन गया। उसी से समझा जाता है इसको कि इन लोग अगरिया जनजाति हैं, ठीक है, अगरिया जनजाति हैं। तो इसकी स्टोरी समझ में आ गई क्या हो रहा है? दो भाई हैं जिसमें से एक भाई झगड़ कर जंगल की ओर चला गया और वो आग जलाया, आग जलाकर खाना वाना खाया, ठीक है। और उसको बुझाने के लिए कुछ पत्थर के टुकड़े डाले, और वो पत्थर का टुकड़ा ना होकर के लोहा था जो पिघल कर एक रूप ले लिया, ठीक है। उससे वो व्यक्ति यह समझ गया कि जो है लोहे को गलाकर आकार दिया जा सकता है। इस प्रकार से वो उसका व्यवसाय बन गया आगे चलकर, और जो लोहे का व्यवसाय किया, ठीक है, वही आगे चलकर फिर अगरिया कहलाए, ठीक है। जिसका जीविकोपार्जन हुआ उस लोहे को गलाकर, उन्हीं लोग क्या कहलाए? अगरिया कहलाए। तो इसके पीछे, इस नामकरण के पीछे एक कहानी है। और ये गोंडों की एक उपशाखा है, ये भी याद रखना है। और इसका संकेंद्रण अगर मैं बताऊं तो इसका संकेंद्रण सबसे अधिक बिलासपुर और रायपुर में देखने को मिलता है, मगध श्रेणी के आसपास, ठीक है। तो उसको याद रखना है, ध्यान में रखना है। अगरिया कहाँ पाया जा रहा है? रायपुर में और बिलासपुर के कुछ क्षेत्रों में इसका संकेंद्रण देखने को मिलता है। अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता को लोहासुर कहा जाता है। यहाँ पे सब चीजें आपको लोहा से ही देखने को मिलेगा। लोहासुर इसका प्रमुख देवता है और इसका निवास धधकती हुई भट्टी में माना जाता है। यह भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। किस जनजाति
का जो देवता का निवास, किस जनजाति के देवता का निवास धधकती भट्टी में माना गया है? तो अगरिया जनजाति के देवताओं का निवास धधकती भट्टी में माना गया है, ठीक है। और उनके जो प्रमुख देवता है उनको लोहासुर कहा गया है, ठीक है, ये याद रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट है द अगरिया, ये पुस्तक है बेरियर एल्विन की, द अगरिया नामक, तो इसको याद रख लेना है, ठीक है। किसकी पुस्तक है? बेरियर एल्विन ने लिखा है। पुस्तकों को मैं डिटेल में बताऊंगा एक दिन, ठीक है, कौन कौन सी पुस्तकें बेरियर एल्विन की रही है, जॉर्ज ग्रेशन की रही है, एससी दुबे की रही है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अभी ध्यान रखना है बेरियर एल्विन का एक पुस्तक है जिसका नाम है द अगरिया। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? लोहा गलाने का काम है, ठीक है। ये इनकी कहानी से भी जुड़ी हुई है, लोहा गलाने का कार्य। इनके समाज में उड़द दाल का एक विशेष महत्व रहता है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इसको कि किस जनजाति में उड़द दाल का विशेष महत्व रहता है। तो इन लोग उड़द दाल का इसके जीवन में विशेष महत्व है, और इन लोग अगर वधु मूल्य नहीं चुका पाते हैं तो उड़द दाल को भी वधु मूल्य के रूप में देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है अगरिया जनजाति में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।